हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम रिवीजन करेंगे कंप्लीट किसका, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का एक बढ़िया सा रिवीजन लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऐसे टॉपिक्स है जो एग्जाम में तो लेके ही लेके जाना है, तो ये रिवीजन के लिए बहुत बेहतर है। वैसे तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आईसीटी को हम अगर डिटेल्ड कोर्स में पढ़ते हैं तो लगभग हम बात करते हैं लगभग अबाउट 7 आवर्स में हम पढ़ते हैं आईसीटी को। और मैं आई थिंक अभी आपको 1 आवर्स के अराउंड आपको बात करूंगा आईसीटी के बारे में। तो इसमें हम जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में चीजें आपको लेके जानी है, वो सारी की सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। तो बहुत आराम से चित्त को रिलैक्स करके सारी बातों को सुनना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको एक सूचना भी दे देता हूं फ्रेंड्स। और एक बात और कि अब मैं बोल देता हूं कि अगर मेरे हिसाब से आप अपना कर्तव्य ड्यूटी को लेके भी चलते होंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ये सब करते रहते होंगे। पहले मैं नहीं कहता था, अब कहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको रिमाइंड करवाना पड़ता है, आप भूल जाते हैं। क्योंकि देखो, मैं एक छोटी सी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर एक इंसान के लिए मोटिवेशन होता है कुछ न कुछ। जैसे आपको कोई चीज मोटिवेट करती है और हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम ऑफलाइन होते तो हम दिखते रहते, एक दूसरे को बात होती रहती। लेकिन अगर ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे हैं हम, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। हम देखते रहते हैं कि हाँ कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कौन क्या कमेंट कर रहा है, ठीक है। और कौन कितना हमें, जो हम बना रहे हैं, कौन कितने लोग हमें लाइक कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखो हम देखते हैं। कितना सब्सक्रिप्शन ठीक हो रहा है, हमारे काम को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वो चीजें हमें मोटिवेट करती है फ्रेंड्स, और वो सबको चाहिए, किसी न किसी तरह का मोटिवेशन सबके लिए होता है। तो ये एक मोटिवेशन के लिए सब बातें हैं। और सब आप लोग अप टू यू है ये तो। और मैं आपको अब एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स। अपनी एक वेबसाइट है, आपको पता है, www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG। इस पे हम इसी सेशन के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है पेपर 1 का, जिसमें 10 की 10 यूनिट्स में वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। ये कोर्स 599 में है। और फ्रेंड्स, ये कोर्स वही स्टूडेंट ज्वाइन करने में फायदेमंद रहेगा जिसको चाहिए कि मुझे एक रिवीजन लेना है लास्ट टाइम। ये डिटेल्ड कोर्स नहीं है, ये क्रैश कोर्स के हिसाब से है, ये ध्यान रखना। और साथ में ही एक हमने अभ्यास बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें 500 से ज्यादा पीवाईक्यूज हैं मोस्टली, और जो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये इसका आंसर क्यों है। ये अभ्यास बैच के नाम से है, ये भी 599 में है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को क्रैश कोर्स में थ्योरी वाला पार्ट भी 10 यूनिट का हो जाए जो इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यूज हो जाए, तो इसके लिए कॉम्बो पैकेज है 999 में, जिसमें थ्योरी प्लस अभ्यास वाला दोनों के दोनों आपको मिल जाएगा। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट एग्जाम होना है आपका, नेक्स्ट सेशन के लिए डिटेल्ड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। अगर आप विलिंग हैं तो इसी वेबसाइट पे जाके आप और मोबाइल ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकंड पेपर जिसका एजुकेशन है, उसका हमने 1999 के अंदर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको 10 की 10 यूनिट्स का। ऐसे ही अगर सेकंड पेपर किसी का ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, तो 1999 यानी कि 1999 रुपए में इसी सेशन के लिए आपको 10 की 10 यूनिट्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो जून का एग्जाम है। इसी वेबसाइट पे अपने को देखना है, www.swmg.in, या मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, ठीक है। ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। अब मैं बात करूंगा आईसीटी के बारे में, ठीक है। ध्यान से सारी बातों को सुनना है। अगर हम बात करें, आपने आईटी शब्द भी सुना है ना, और आईसीटी शब्द भी सुना है। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है। इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है, ये बात करें। अगर आईटी की बात करें तो आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और अगर आईसीटी की बात करें तो क्या है, वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इट मीन्स जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, एक तो आईटी शामिल हो गया क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल हो गया। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो आईसीटी टर्म है, ये एक ब्रॉड टर्म है। आईसीटी क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, हम कह सकते हैं। क्योंकि आप खुद देखो, आईसीटी के अंदर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है ही है, साथ साथ में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और है। तो इट मीन्स ये ब्रॉड टर्म हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब, जैसे अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, एक ये भी याद रखना कि आईटी एक्ट की ईयर पूछ लेते हैं, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 9 जून 2000। ये आपको डायरेक्ट फैक्ट है, ये याद रखना कि कब आया, आपसे पूछा जा सकता है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट
टेली कॉन्फ्रेंसिंग है एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये आईटी सेक्टर में हम यही बात करते हैं। और आईसीटी एक ब्रॉड टर्म है ना, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और हमने ऐड कर दिया है, तो ये हो गया आईसीटी। तो इसीलिए आईसीटी एक ब्रॉड टर्म है और इसकी फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछी गई है, तो याद रखना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनका फुल फॉर्म है। कई बार इंफॉर्मेशन की जगह इंडियन लिख दिया, कई बार कम्युनिकेशन की जगह कम्यूटिव लिख दिया, तो इन शब्दों को ध्यान रखना है। कई बार बेसिक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसी बेस पे एक क्वेश्चन था ये। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए और इन स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया कि ये कौन से स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। पहला स्टेटमेंट आपको पूछा गया कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड एज ए सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या लिखा? देखिए इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है इन्होंने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का एक उपसमूह माना जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, आईसीटी आईटी का उप समूह है या आईटी आईसीटी का है? ये तो उल्टा इंफॉर्मेशन लिख दिया, आईसीटी उप समूह नहीं है आईटी का, जबकि आईटी है वो आईसीटी का है। तो ये स्टेटमेंट उल्टा लिख दिया तो गलत हो गया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक सबसेट नहीं है, बस कि आईटी एक सबसेट है आईसीटी का, अगर बात करें तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा कह रहा है द राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, कभी भी आप कोई सॉफ्टवेयर लेते हो तो आपको लाइसेंस की बात होती है, वहां पे कॉपीराइट की बात नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कहें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इसमें दोनों स्टेटमेंट ये ठीक नहीं है, नाइदर वन नॉर टू। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ना तो पहला ठीक है ना ही दूसरा ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ गया फर्स्ट। आपको बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? चलो बहुत बढ़िया। आगे अगर बात करें, आपको आईसीटी के अंदर एक दो टर्म सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंक्रोनस का मतलब होता है तुल्यकालिक और एसिंक्रोनस का मतलब होता है अतुल्यकालिक। सिन मतलब एक समान, क्रोनस मतलब समय, एसिन मतलब असमान और क्रोनस मतलब समय। यानी कि एक समान समय में कोई बात हो रही है वो सिंक्रोनस होता है। एसिंक्रोनस का मतलब जहां पे टाइम लैग आ रहा है, जहां पे टाइम का कहीं ना कहीं गैप आ रहा है, वो एसिंक्रोनस है। जैसे सिंक्रोनस की अगर मैं बात करूं, तुल्यकालीन की बात करूं, जैसे आप लाइव सेशन देखते हो तो लाइव किस में आएगा? सिंक्रोनस में, क्योंकि वो सेम टाइमिंग है, वहां पे कोई भी लैग नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? बेसिकली एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी चैट रूम्स होते हैं, चैट रूम, जैसे एक बार आपसे ये पूछा कि व्हाट्सएप है वो सिंक्रोनस में आएगा या एसिंक्रोनस में, तो चैट रूम्स जितने भी है वो सिंक्रोनस में आएंगे, ये ध्यान रखना, तुल्यकालिक। अब ये मत कह देना सर मैंने मैसेज किया तो उसने एकदम से मेरे को रिप्लाई नहीं किया, तो वो तो टाइम लैग कर रहा है, तो वो नाराज है आपसे। तो सिंक्रोनस में जो चैट रूम बनाया गया है वो बेसिकली सिंक्रोनस है, तुल्यकालिक आएंगे। और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो होता है वो भी क्या है? सिंक्रोनस है। ये गुड एग्जांपल है सिंक्रोनस के। और अगर एसिंक्रोनस की बात करें, अतुल्यकालिक की बात करें, तो जहां पे टाइम लैग आएगा, यानी कि टाइम लैग या टाइम गैप आएगा, वहां पे लाइव सेशन की बात नहीं होगी। जैसे ईमेल जो है, ईमेल जो हम करते हैं वो एसिंक्रोनस का एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। डिस्कशन फॉर्म जब हम स्वयं में पढ़ते हैं वो भी एक एसिंक्रोनस का अच्छा एग्जांपल है। और जहां पे भी टेक्स्ट मैसेज की बात करते हैं, जहां पे डिले होता है चीजें, तो वो भी एसिंक्रोनस का है। लेकिन अगर इसमें शब्द यूज कर ले कि इमीडिएट मैसेज हो रहा है, तो वो सिंक्रोनस का हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएट का मतलब तत्क्षण, एकदम से, समान समय में हो रहा है। तो एसिंक्रोनस का मतलब टाइम लैग जहां हो, और सिंक्रोनस का मतलब जहां पे टाइम लैग ना हो। तो ये दोनों टर्म्स आपको एग्जांपल कोई भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, वो आप आराम से शांति से, अगर टर्म्स क्लियर है तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट इस चीज के लिए, है ना। अब आपको पता है एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ये पूछ लेते हैं कि विच आर इनपुट डिवाइसेस, है ना, और विच आर आउटपुट डिवाइसेस। जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो आपसे पूछ लेते हैं कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट जो हम डाटा इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो सारी की सारी इनपुट में आ जाएगी। जैसे कीबोर्ड है वो इनपुट है, क्योंकि इनपुट दे रहे हैं। माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है। ये जो टच स्क्रीन का जो आपके सामने दिख रहा है, बेसिकली टच स्क्रीन बेसिकली बोथ में आ जाएगी, है ना। अगर बोथ का एग्जांपल हो कि इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करती है, टच आपने किया तो इनपुट दिया और आउटपुट आपको उसी स्क्रीन पे दिख गया, तो टच स्क्रीन को हम इनपुट आउटपुट बोथ मान सकते हैं।
ठीक है, बिल्कुल। और लाइट पेन होगा, वो बेसिकली लाइट पेन है, वो इनपुट देने का है। डिजिटाइजर, यहां कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिजिटाइजर भी इनपुट है। बेसिकली डिजिटाइजर क्या होता है, जो डिजिटल फॉर्म में बदलता है, एक ऐसी डिवाइस होती है, तो वो इनपुट का काम करता है। स्कैनर, स्कैन करते हैं ना कोई चीज, तो स्कैनर इनपुट होता है, ध्यान रखना, ऐसे मत बोलना आउटपुट। आउटपुट तो स्क्रीन पे दिखाता है, तो जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, वो आउटपुट हो जाएगा। स्कैन तो करके इनपुट ले जाए ना। और एक है MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। जब चेक के नीचे जो लिखा होता है, बैंक वगैरह यूज करते हैं MICR, जो मैग्नेटिक इंक को पढ़ने के लिए। ऐसे ही OMR की बात होती है, OMR सीट भरनी है, ठीक है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, वो भी इनपुट लेता है। ऐसे ही OCR है, ऑप्टिकल करेक्टर को पढ़ने के लिए। बार कोड को पढ़ने के लिए आप मॉल वगैरह में जाते हो तो वो है ना, इनपुट लेता है। और माइक, माइक्रोफोन मतलब माइक, माइक में हम बोलते हैं तो इनपुट जाता है ना, स्पीकर नहीं है, ये माइक है, स्पीकर आउटपुट हो जाएगा, माइक तो इनपुट ले रहा है। वेब कैमरा है ना, जो कैमरा है, वेब कैमरा मेरे सामने लगा है, तो बेसिकली ये इनपुट ही ले रहा है ना, आउटपुट तो किस पे दिखेगा, स्क्रीन पे। तो ये सब इनपुट यूनिट है, ये ध्यान रखना है। और यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन को गलत करना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, वो सिलेक्शन से बाहर कर देता है, ठीक है। और डिफिकल्ट क्वेश्चन को जैसे ही ठीक करने लग जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, वो सारी की सारी जिसमें हमें आउटपुट मिलता है कंप्यूटर सिस्टम से, है ना। जैसे प्रिंटर है, वो आउटपुट है ना। और जो विजुअल डिस्प्ले है, वो भी आउटपुट है। और प्रिंटर का एक बड़ा रूप जिसमें ग्राफिक्स वगैरह निकलते हैं, वो प्लॉटर होता है, वो भी एक आउटपुट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉनिटर है ना, ये स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। कंप्यूटर आउटफिट, जो COM है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म है। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है। हेडफोन है, हेडफोन स्पीकर वाला जिसमें आउटपुट है। हेडसेट की अगर बात हो जाए, हेडसेट वो हो जाएगा बोथ में, क्योंकि वो बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इनपुट और आउटपुट बोथ की तरह काम करता है। तो यहां से आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच आर इनपुट डिवाइसेस, विच आर आउटपुट डिवाइसेस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस बात को रिमाइंड में रखना कि जब हम डिटेल्ड कोर्स में पढ़ते हैं ICT, तो मैं हार्स भी बता देता हूं, लगभग 7 घंटे में पढ़ते हैं, तो जितना मुझे पॉसिबल होगा 1 हार में मैं मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि द टर्म प्लॉटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, प्लॉटर को कैसे बेस्ट डिस्क्राइब करोगे, तो प्लॉटर हमने देखा अभी प्रिंटर का ही एक बड़ा रूप यूं कह सकते हो, जो ग्राफिक्स वगैरह निकालते हैं, तो है तो एक आउटपुट डिवाइसेस, और ड्राइंग एंड ग्राफिक्स निकालने का काम है, तो सेकंड ऑप्शन दिख ही रहा है, एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हमें कभी भी गलत नहीं करने होते हैं, ये बार बार मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं, एक ईमेल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक एग्जांपल यहां पे है, ये एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें क्वेश्चन को समझाता हूं, फिर इस टॉपिक को समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन है कि गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड, विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी विल बी एबल टू सी। बेसिकली आप जब किसी को ईमेल करते हैं, या जब कभी आपने मेल किया होगा, एक जैसे फ्रॉम में तो हमारा एड्रेस आ जाता है, जो हम भेज रहे हैं हमारा आ जाएगा। टू में किसका एड्रेस आता है, जिसको हमें भेजना है, कि हमें कोई मेल किसी को भेजना है। जैसे यहाँ पे टू है, राम को कोई मेल भेज रहा है, तो ram@test.com, तो ये राम के पास मेल चली गई, ठीक है। ये है टू के पास, जिसके पास हमें मेल भेजना है। उसके बाद CC में आपने दिख रहा होगा, आप टू के आगे ना एक ऐसा एरो सा लगा होता है इस तरह का, अगर इसको क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे, CC और BCC। CC का मतलब होता है फ्रेंड्स कार्बन कॉपी, क्या मतलब होता है, कार्बन कॉपी। और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे आपको एक बात बता दूंगा, वो याद रखना, और डायरेक्टली आपका क्वेश्चन हमेशा ठीक होगा। CC के अंदर क्या होता है, कार्बन कॉपी, जो आपने टू को भेजा है, वो सेम कार्बन कॉपी आप जिसको भेजना चाहते हो उनके एड्रेस लिख दोगे। जैसे इसने सेम भेजा राज को और रवि को, जैसे इस पे एड्रेस लिख दिया राज, है ना, दिख रहा है ना, raj@test.com और ravi@test.com। तो टू को जो चीज भेजी वो सेम आपने CC यानी कि राज और रवि को भी भेज दी। और BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि सेम आपने स्वामी को भेज दी और सेम आपने रामा को भेज दी। टू वाले के पास भी चला गया, CC वाले के पास भी चला गया, BCC वाले के पास भी चला गया। ये डिफरेंस क्या है, इसमें ऐसा क्यों किया, तो आप याद रखना, जो टू वाले हैं, जैसे टू वाला यहाँ पे राम है, तो राम को ये पता होगा कि ये मेल जो है राज के पास भी गई है
और ये मेल रवि के पास भी गई है। यानी कि जो 2 है वो किसको देख सकता है, सीसी को देख सकता है, ये याद रखना। 2 वाला किसको देख सकता है, सीसी को देख सकता है। कहने का मतलब राम को ये पता होगा कि ये मेल राज के पास भी गई है और रवि के पास भी गई है, और ऐसे ही सीसी को यानी कि जो राज और रवि है उनको भी पता होगा कि ये मेल राम के पास गई है, यानी कि सीसी वाला 2 को भी देख सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना, ये जो बीसीसी में जो एड्रेस लिखे हुए हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये बीसीसी ऐसा लग रहा है ये खुद ब्लाइंड है, ये खुद ब्लाइंड नहीं होते हैं। यानी कि जो बीसीसी वाले होते हैं ना, बीसीसी वाले वो 2 वाले को भी देख सकते हैं और सीसी वाले को भी देख सकते हैं। कहने का मतलब स्वामी राज, रवि और राम तीनों को देख सकता है, मींस इनके पास भी मेल गई है, इसको ये पता होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, 2 वाले और सीसी वाले बीसीसी को नहीं देख सकते, ये याद रखना। यानी कि राम, राज और रवि को कभी भी बीसीसी वाले नहीं दिखेंगे कि स्वामी और रामा, ये इनको नहीं देखेंगे। और एक बात और याद रखना, बीसीसी आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख सकते, यानी कि स्वामी को नहीं पता होगा कि ये मेल रामा के पास भी गई है। ये अगर आप रूल याद रख ले हो तो बिल्कुल आपको इजी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है कि स्वामी किस किस को देख सकता है। स्वामी का एड्रेस लिखा हुआ है बीसीसी में, तो हमने बात की है कि बीसीसी वाला आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकता। देखो मैंने यहां लिखा है ना, तो स्वामी को नहीं पता होगा, रामा को ये नहीं देख सकता, लेकिन बीसीसी वाला सीसी और 2 को तो देख सकता है, यानी कि राम को भी देख सकता है, राज को भी देख सकता है और रवि को भी देख सकता है। तो राम, राज और रवि, यानी कि सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो गया, राम, राज और रवि। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको मैंने क्या बताया। इस चीज को आप नोट करके रखो, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीपीयू की बात करें। अब मेन बात करते हैं कंप्यूटर के ब्रेन की बात करते हैं। सीपीयू यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आपको पता है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जिस तरह हमारा ब्रेन काम करता है वैसे ये काम करता है। जैसे एग्जांपल, मैं आपको कहूं कि आप अपना नाम बताइए, है ना, मैंने आपसे पूछा कि आप अपना नाम बताइए, तो आप मेरे को सिर्फ अपना नाम बताओगे या कुछ और भी बताने लग जाओगे? अगर आपका ब्रेन ठीक है तो बेसिकली आप अपना नाम ही बताओगे, क्योंकि बट आपके दिमाग में तो बहुत सारी बातें हैं। सारी बातें क्यों नहीं बताई आपने कि मैं पेपर नेट की भी तैयारी करता हूं, मैंने है ना यहाँ से बीएससी किया है, मैंने यहाँ से एमएससी किया, एमए किया, ये सारी बातें क्यों नहीं बताते? आपने सिर्फ नाम ही क्यों बताया? ठीक है, अब किसी को देखने गए, आपने उनसे नाम पूछा और आप और बातें करने लगे तो क्या बोलेंगे? इसका दिमाग खराब है, मैं तो नाम पूछा हूं। तो इट मींस आपके पास बहुत सारी मेमोरी है ना, उसमें से आप जो एग्जीक्यूट करनी होती है वही करते हो। इसी तरह का काम हमारा सीपीयू कंप्यूटर के अंदर सीपीयू कर रहा है। यानी ये कंप्यूटर सिस्टम है, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें, बहुत सी मेमोरी है, जो मेमोरी डाला हुआ है, मेमोरी यूनिट है ना उसमें। जैसे हम बात करते हैं रैम है, रोम है ना, ये चीजें हैं, या फिर हमने एक्सटर्नल कुछ हार्ड डिस्क वगैरह ये सब लगाया, तो उसमें मेमोरी अगर डाटा तो बहुत सारा है, लेकिन जो चीज आप चाह रहे हो कि मुझे ये देखना है, मुझे ये चीज सेलेक्ट करनी है, ये फाइल देखनी है, वही एग्जीक्यूट कराता है। तो ये बेसिकली किसका काम है? सीपीयू का काम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अगर बात करें तो 3 चीजें होंगी। एक तो मेमोरी या स्टोरेज यूनिट होगी, है ना। हम जिस अगर किसी के पास मेमोरी या स्टोरेज यूनिट स्टोर होगा तभी तो कुछ एग्जीक्यूट करेगा, आपके पास कुछ मेमोरी नहीं है तो क्या करोगे? ठीक है, उसके बाद एक होता है कंट्रोल यूनिट, जैसे नाम बता रहा है कि ये हर चीज को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और एक है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जो अर्थमेटिक की काम करता है, प्लस माइनस, ग्रेटर लेस देन, ये सब एएलयू की बात होती है। ठीक है, तो जैसे आप बेसिक सी बात समझ सकते हो, यहां इनपुट दिया आपने इनपुट में सुना कि मुझे ये वाला गाना सुनना है, ये गाना सुनना है, तो इनपुट वाला गया कि ये गाना सुनना है, कंट्रोल यूनिट के पास, एएलयू के पास, और मेमोरी से निकालेगा कि ये गाना सुनना है, और वही गाना हमें एज ए आउटपुट मिल जाएगा। बज गया आपका फेवरेट गाना। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? कोई भी हो सकता है किसी का फेवरेट गाना। अब आप बता देना आपका कौन सा है। सर ये क्या बात हुई? अब अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं बताते तो ऐसे कमेंट के आंसर बता दिया करो। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके कमेंट तो आप बहुत कम करते हो, उसके आंसर तो बताते नहीं। अब इसके आंसर बता दो कि ठीक है ना, हाँ ये बता देंगे। तो इस तरह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीपीयू हो गए ये आपको ध्यान रखना है। और मेमोरी की बात करें तो हम, आपको पता है, टेम्परेरी और परमानेंट मेमोरी की बात करते हैं। जैसे रैम की बात करते हैं, है ना। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। आपको पता है, मैं कई बार बोलता हूं कि जो रोम में बस गया वो तो परमानेंट होता है, तो इस तरह से आप याद रखते हो।
करना कि रोम होता है वो परमानेंट होती है। रोम कैसी मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी है, ठीक है ना। या यूं कह सकते हैं ये नॉन वोलेटाइल है। क्या है? ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि इसको पावर को भी हटा दिया ना तो ये जो मेमोरी है वो उड़ेगी नहीं, ये परमानेंट है। जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये याद रखना, ये टेम्परेरी है और ये बेसिकली वोलेटाइल होती है। कैसी होती है? वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब है जैसे ही आपने पावर को हटाया तो ये मेमोरी उड़ जाएगी, अपनी सेव नहीं की है तो ये होगा था है रैम, ठीक है, ये याद रखना। और आप जब भी कोई डिवाइस लेने जाते हो तो बेसिकली आपने कभी क्या पूछा है कि इसकी रैम कितनी है? आपने कभी जाके ये तो नहीं पूछा ना रोम कितनी है। क्यों पूछते हो रैम? सर और पूछ लेते हैं इसलिए मैं पूछ लेता हूं। ऐसा नहीं है, रैम का काम है एक्सेस करवाना, जल्दी से सही से सिस्टम में एक्सेस होगा, ठीक है। और एक बात और, रैम होता है वो आप किसी भी सिस्टम में बढ़ा या घटा सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। रैम आप बढ़वा घटा सकते हो लेकिन रोम परमानेंट है, इसमें आप चेंज कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लेते हैं, हाँ, आपके घर में पानी की जो टंकी भर जाती है तो एक वो अपन लगा देते हैं ना डिवाइस, तो उसमें आता है कि हाँ पानी की टंकी भर गई है, ऐसा बोलते हैं ना। तो आपका मन करे कि मैं कुछ और कहलवाना चाहता हूँ, आज वो नाराज है मुझसे, और जैसे ही पानी की टंकी भरे और वो ये कह दे कि मैं आपसे बहुत, ऐसा वो बोल जाएगी क्या? नहीं बोलेगी, वो तो वही बोलेगी पानी की टंकी भर गई है, क्योंकि वो परमानेंट है, वो रोम में है, जो चीज वहां फीड हो चुकी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, और सीपीयू की अगर मैं बात करें, क्या फंक्शन हो गया सीपीयू का? फैचिंग करना है ना, यानी कि डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और स्टोर करना, ये काम है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीपीयू क्या करता है, यानी कि सीपीयू को पहले फैचिंग करता है, पहले उसको कोई निर्देश मिलता है ना, कि जो सीपीयू तक पहुंचता है, भेजे जाते हैं कि ये इसको चीज चाहिए, फिर उसको डिकोड करने की कोशिश करता है, अच्छा ये चीज चाहिए, फिर इस चीज को वो एग्जीक्यूट करता है कि अच्छा ये ले, और फिर उसको वो स्टोर भी कर सकता है क्योंकि मेमोरी यूनिट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टोरेज, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा, कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बिल्कुल ठीक है, जो कैश मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी होती है, वो रैम से फास्ट होती है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। दूसरा कह रहा है कि रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू द प्रोसेसर देन कैश मेमोरी। ये कह रहा है कि रैम होती है वो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू के ज्यादा पास होती है बजाय कैश मेमोरी के। ये गलत है, अगर ज्यादा पास होती तो रैम फास्टर होती ना, कैसे कैसे फास्टर होती। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं, इसको ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये। जैसे ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया और मैं आपको यहाँ सबसे ऊपर एक मैं यहाँ पे मैं सीपीयू बना देता हूँ। ये क्या बनाया मैंने? ये प्रोसेसर है, मान लो ये सीपीयू है, ठीक है, प्रोसेसर है। और इसके जस्ट पास में बेसिकली यहाँ पे है रजिस्टर मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? रजिस्टर मेमोरी है, रजिस्टर है, ठीक है। उसके जस्ट बाद में होता है, रजिस्टर मेमोरी के बाद में है यहाँ पे कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी है। उसके बाद में मेन मेमोरी या रैम की बात करें, यहाँ पे मेन मेमोरी या रैम है, मेन मेमोरी या रैम की बात कर लेते हैं, यहाँ पे है। और उसके बाद आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। तो मुझे एक बात बताइए, इसके नजदीक जो है वो सबसे पहले पहुंचेगी, तो रजिस्टर मेमोरी तो फास्टेस्ट होगी, सबसे पहले पहुंचेगी। कैश मेमोरी उसके बाद पहुंचेगी, मेन या रैम उसके बाद पहुंचेगी, और सेकेंडरी सबसे लास्ट में पहुंचेगी। तो अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ के देखो, कैश मेमोरी है वो फास्टर है रैंडम एक्सेस यानी कि रैम से फास्टर तो है, क्योंकि ये पहले है तो पहले पहुंच जाएगी, ये तो ठीक है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रैम है वो क्लोजर है प्रोसेसर। ये क्लोजर कहाँ है? रैम तो देखो इस कैसे से दूर है, क्लोजर का है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका पहला स्टेटमेंट ठीक है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्लीज, है ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे जैसे अगर मैं बात करूं आगे, है ना, रैम और रोम को डिवाइड भी कर दिया है, क्लासिफिकेशन भी करता है। रैम बेसिकली दो तरह के होते हैं, एस रैम और डी रैम, यानी कि स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। और रोम दो तरह के हैं, पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल, जहां एक बार प्रोग्राम सेट कर दिया वो इरेजेबल नहीं है। ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल हो गया, रीड ओनली मेमोरी, यानी ये इरेजेबल हो सकता है यूवी लाइट से। और ये है ईईपी रोम यानी कि इरेजेबल तो है ये, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा। तो ये इनमें डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो
उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ एक याद रखना कि आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द लास्ट कमांड ऑफ रोम, कोई भी रोम है इसका लास्ट कमांड क्या होता है, लास्ट कमांड ऑफ रोम होता है टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना, अगर बात करें कोई रोम का लास्ट कमांड क्या होता है, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होता है, टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से लोड होता है, परमानेंट से, रोम से ही होगा, तो इसकी ये लास्ट कमांड होती है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स, आपको पता है स्टोरेज डिवाइस की यूनिट होती है, जैसे हम बात करते हैं बिट है, निबल है, बाइट, केबी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ये सब आपको याद है क्या? ये बेसिकली बढ़ते हुए क्रम में है, हाँ? इसको याद रखना। बिट का मतलब क्या होता है, एक सिंगल, जैसे आपको पता है बाइनरी सिस्टम में स्टोर करता है 0 1 में, तो ये 0 ये 1 एक चीज है, जैसे ये है या तो 0 या 1, ये बिट हो गया। अगर हम 4 बिट बना देंगे तो एक निबल हो जाएगा, और अगर हम 8 बिट बना देंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, एक बाइट या ऑक्टेट हो जाएगा। अगर 1024 बाइट कर देंगे तो किलोबाइट हो जाएगा, ऐसे ही 1024 किलोबाइट कर देंगे तो मेगाबाइट हो जाएगा, और ऐसे ही ये यूनिट्स आपको पता है बढ़ती जाएगी, और ये हायरार्की आपको बढ़ती हुई मिलेगी, ये ध्यान रखना। अब आप एक बात देखो, किलो में 1000 की बात करते हैं, यहाँ पे 1024 का क्या मतलब है, ये 24 क्यों आया है? हमने 1000 की बात करते हैं किलो की, 1024 का मतलब बेसिकली ये है, आप कभी भी देख लेना 2 की पावर में कभी 1024 नहीं आएगा, 1000 नहीं आएगा, क्योंकि बाइनरी में है, 2 की पावर में, इसीलिए। जैसे आप देखो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 32 64 128, है ना, और 256, देखो 2 की पावर 0 1 होगी, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, है ना, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, और 2 की पावर 10 1024। ये देखो 1024 आया ना, 1000 तो नहीं आया, इसीलिए 1024 लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करें हैं, ये नेटवर्किंग में कुछ शब्द यूज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक शब्द है इंट्रानेट, एक है एक्स्ट्रानेट, और एक है इंटरनेट। और आपको पता है नेटवर्किंग में हम तरह तरह के हार्डवेयर भी यूज करते हैं, हम इसको डिटेल में सामान्यतः जब बात करते हैं तब करते हैं कि राउटर क्या चीज करता है, ठीक है ना, रिपीटर क्या चीज करता है, हब होता है वो क्या करता है, स्विच होता है वो क्या करता है, ब्रिज होता है वो क्या करता है ना, गेटवे क्या करता है, मोडेम का क्या काम है, ये सब हम जब हार्डवेयर के बारे में जो नेटवर्किंग में यूज होता है तब हम बात करते हैं। बेसिकली ये 3 शब्द जो हैं, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट, इसमें क्या है, देखो इंट्रानेट क्या हो गया, इंट्रानेट के जैसे विद इन किसी के अंदर है, इंट्रा का मतलब तो आप समझते ही हो, तो जैसे एक प्राइवेट नेटवर्क है किसी कंपनी के अंदर, है ना, या फिर किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यानी कि जिसका सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है विद इन बिल्डिंग, जैसे हो गया, जैसे लैन एक एग्जांपल है, लोकल एरिया नेटवर्क है ना लैन, वो किसका एग्जांपल है, इंट्रानेट का हो गया। एक्स्ट्रा नेट जैसे नाम ही बता रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा लोगों को इंक्लूड कर लिया, यानी है तो ये कंट्रोल्ड एक प्राइवेट नेटवर्क है ना, लेकिन ये थोड़ा सा नेटवर्किंग का अदर पार्टनर को, जैसे जो पार्टनर है, वेंडर है, सप्लायर है, उनको, या फिर कोई ऑथराइज्ड कस्टमर है, उसको भी उस नेटवर्किंग में बेसिकली शामिल कर लेते हैं, तो वो होता है एक्स्ट्रा नेट। और इंटरनेट की अगर बात करें, इंटरनेट एक तरह से ग्लोबल नेटवर्क है ना, एक वाइड एरिया नेटवर्क है, इसमें कोई भी आपको जगह का या स्पेस का इस तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ये एक इंटरनेट है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी कि यहाँ पे द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर यूज्ड टू एक्सचेंज वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। एक वास्ट अमाउंट को हम इंफॉर्मेशन का क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये बेसिकली डिफरेंस है। एक वीपीएन भी आप शब्द सुनते हो, वीपीएन का बेसिकली अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या है, तो वीपीएन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना, क्या है ये, वर्चुअल यानी कि आभासी। बेसिकली आपने देखा होगा कई बार कुछ जो साइट्स हैं वो गवर्नमेंट बैन कर देती है कि इन साइट को आप नहीं खोल सकते, कुछ अनएथिकल चीजें होती है, तो अब क्या करते हैं, अब कुछ वीपीएन बना लेते हैं, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना लेते हैं, वो एक कोई वेबसाइट दूसरे नाम से बनाई, उसमें उन वेबसाइट्स के वो एक लिंक दे देते हैं, उनके थ्रू आप खोल सकते हो, इस तरह से आपने देखा होगा। या आपने देखा होगा कोई यूजर है,
वो यूएस में बैठा है और अपनी लोकेशन यूके की सेट कर दे, है ना, यानी कि इस तरह से चीजें वो कर सकता है, चीजों को बदल सकता है। तो इसलिए हम वीपीएन का यूज बेसिकली करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। एक एडोक नेटवर्क भी होता है। एडोक एडोक जैसे आपने सुना होगा कि एडोक पे टीचर रख लेते हैं, है ना, परमानेंट तो नहीं होते ना, एडोक बेसिस होते हैं। तो ये एडोक नेटवर्क क्या है बेसिकली, एक ये वायरलेस नेटवर्क है जो इजी कनेक्शन की बात करता है। एक तरह से इस यहाँ पे कोई सेटअप नहीं लगाना पड़ता, है ना, जैसे आप वाईफाई हॉटस्पॉट से कोई नेटवर्किंग कर रहे हो, वो एक एडहोक नेटवर्क है, ठीक है ना। ए वायरलेस नेटवर्क दैट अलाउ इजी कनेक्शन एस्टेब्लिश बिटवीन वायरलेस क्लाइंट डिवाइसेस इन सेम फिजिकल एरिया विदाउट द यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस, जैसे इंटरनेट डाटा शेयरिंग थ्रू वाईफाई हॉटस्पॉट। तो ये एडहोक नेटवर्क है, तदर्थ नेटवर्क है, जिसमें परमानेंट या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, जो बेसिकली टेम्परेरी बेसिस पे रहता है। तो वो एक एडहोक नेटवर्क है। ये शब्द कई बार पूछ लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चीजों का। और अब एक आईपी एड्रेस के बारे में भी हम बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या चीज होती है। तो आईपी एड्रेस क्या है, एक जैसे आपके घर का एड्रेस है ना, तो आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर है जो हर एक डिवाइस को दिया जाता है जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक आईपी एड्रेस है। तो हम जैसे किसी कोने में बैठ के किसी को कुछ लिख देते हैं, है ना, तो वो गलत है, क्योंकि आईपी एड्रेस से आपको पकड़ा जा सकता है। आप बिल्कुल ऐसे नहीं है कि मैं तो कोने में बैठा हूं, मुझे रिजाइन में मुंह है मेरा, तो मैं दे देता हूँ गाली, क्या चक्कर है, ऐसा नहीं है। आईपी एड्रेस होता है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल, पता इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक उपकरण को निर्दिष्ट या विशिष्ट पहचान संख्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये क्या है, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डाटा सेंट ओवर द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है कि एक प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स होते हैं, रूल रेगुलेशन के थ्रू आप काम करिए। बेसिकली आईपी एड्रेस लिखा कैसे जाता है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 12835, है ना, 0.72, तो ये एक कंप्लीट आईपी एड्रेस है, एक एग्जांपल है। आप ये मत सोचना कि यही आईपी एड्रेस है, ये एक आईपी एड्रेस है, लिख दिया है। तो आईपी एड्रेस में मैं एग्जांपल के लिए समझाने के लिए आपको लिखा है। जैसे इसमें 4 सेक्शन है, देखिए, सेक्शन 1 ये हो गया, सेक्शन 1 ये, सेक्शन 1 ये, सेक्शन 1 ये, तो देयर आर 4 सेक्शन। हर कोई भी वैलिड आईपी एड्रेस होगा उसमें 4 क्या होंगे, सेक्शंस होंगे, और हर सेक्शन होगा वो पॉइंट से डिफरेंस अलग होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा बात, हर एक सेक्शन होता है वो 8 बिट का होता है। जैसे ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है। तो एक सेक्शन आईपी एड्रेस का कितने का है, आईपी एड्रेस एक सेक्शन 8 बिट का है, तो टोटल कितने बिट का हो गया, अगर पूछे आईपी एड्रेस 32 बिट का हो गया। और हर एक सेक्शन में 0 से तो कोई नीचे वैल्यू नहीं होगी, यानी कि माइनस में अगर कोई वैल्यू आ गई वो वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। और 255 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मैं कहीं पे 256 लिख दूं तो आईपी एड्रेस ठीक नहीं होगा। कहीं पे भी आपने लिख दिया, कहीं भी वैल्यू 0 से तो नीचे नहीं जानी चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए, और 255 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो आईपी एड्रेस वैलिड नहीं है। ये आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्लीज ये ध्यान रखना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन वाईफाई से और ब्लूटूथ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक कंसेप्ट हम बैंडविड्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को समझेंगे। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो बोथ वाईफाई एंड ब्लूटूथ ऑफर वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। आपको पता है वाईफाई से भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, कोई तार की जरूरत नहीं होती, और ब्लूटूथ में भी ऐसा ही होता है कि कोई तार की जरूरत नहीं होती है। तो कह रहा है कि ब्लूटूथ कब यूजफुल होता है, ब्लूटूथ इज यूजफुल व्हेन, ब्लूटूथ किस कंडीशन में यूजफुल होगा। वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों चीजें हैं आपके पास, और दोनों चीजें वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए है, आपको पता है। तो आपको ये पूछे कि ब्लूटूथ कब यूजफुल होगा, आप ये बताइए। तो पहला कह रहा है कि ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस व्हिच आर लेस देन 30 मीटर अपार्ट। बेसिकली ये आप अगर एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो 10 मीटर की भी बात होती है, तो बिल्कुल ठीक है कि इफेक्टिवली काम थोड़ा बहुत काम कर जाएगा। तो ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन 2 और मोर, जब लेस देन इतना है तो ही काम करेगा, तो क्योंकि आपको पता है शॉर्ट रेंज के लिए होता है ब्लूटूथ। तो एक तो ये वाला ठीक है, और दूसरा है द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज नॉट क्रिटिकल।
देखो आप स्पीड कहां देखते हो, वाईफाई वगैरह में स्पीड देखते हो, ब्लूटूथ में स्पीड का तो नहीं करते ना। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर आपके लिए स्पीड मैटर नहीं करता है, स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज नॉट क्रिटिकल, यानी कि आपके लिए डाटा संचरण की गति अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो आप ब्लूटूथ की तरफ जा सकते हो, तो ये भी बात ठीक है। ये दोनों बात बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, तब आप इन कंडीशन में ब्लूटूथ यूजफुल है आपके पास। लेकिन ये कह रहा है थर्ड, यूजिंग हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशंस। आपको पता है जो ब्लूटूथ होता है वो हाई बैंडविड्थ नहीं, लो बैंडविड्थ यूज होती है, वाईफाई में बैंडविड्थ यूज होती है। जैसे आप बैंडविड्थ, इसका ए और बी फर्स्ट ऑप्शन राइट है। बैंडविड्थ से आप मतलब क्या समझते हो, जैसे एक ऐसे मान लो ये पाइप से इतनी इंफॉर्मेशन जा रही है तो इसकी तो बैंडविड्थ होगी ये, और एक ये जा रही है ये इंफॉर्मेशन, तो ये बैंडविड्थ ज्यादा होगी, इस तरह से है ये बैंडविड्थ। तो वाईफाई की जो बैंडविड्थ होती है वो बजाय ब्लूटूथ के ज्यादा होती है। तो ये यूजिंग हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशन ये वाईफाई के लिए ठीक है, ब्लूटूथ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ये थर्ड वाला गलत हो गया। तो ए और बी इज द राइट आंसर। ये आपको समझ में आई बात, बिल्कुल। चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं और उससे हम टॉपिक की जानकारी भी ले लेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है देखिए, सर्च इंजन आर नोन ऑल्सो एज वेब ब्राउजर। कह रहा है सर्च इंजन और वेब ब्राउजर, सर्च इंजन को हम वेब ब्राउजर भी कह सकते हैं, ये कह रहा है ये। और कहने का अल्टीमेटली मतलब ये है कि सर्च इंजन और वेब ब्राउजर एक ही चीज होती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हो गया? मैं तो नहीं हूं सर, आप नहीं है तो हम भी नहीं है। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर एक चीज नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है ना, और जबकि गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। आपको पता है सर्च इंजन, जैसे आपने मुकेश गोयल यूजीसी नेट सर्च किया, SWMG सर्च किया, मुकेश गोयल सर्च किया, तो ये तो जितने भी मुकेश गोयल होंगे गूगल सर्च करके दे देगा। लेकिन वेब ब्राउजर आप स्पेसिफिक एड्रेस तक कहां जाना है वहां तक ले जाने का काम करता है। तो बेसिकली सर्च इंजन और वेब ब्राउजर डिफरेंट है, अलग अलग है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एक आईपी एड्रेस लिखा है, हमने बात की थी ना आईपी एड्रेस के बारे में, तो आपसे ये कह रहा है क्या ये वैलिड है क्या? देखिए इसने लिखा है 189.365.250.2, तो ये वैलिड है, ये कह रहा है क्या ये वैलिड है बताओ। हमने बात की थी कि एक 0 से 255, ये तो ऊपर चला गया 365 हो गया, तो ये तो वैलिड नहीं है, तो ये भी वैलिड नहीं है। इट मींस ये भी गलत है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया वो, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन हो गया वो ठीक हो गया। इस बात को ध्यान रखोगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं यूआरएल एड्रेस की, हम बात करते हैं। आपने देखा होगा यूआरएल है ना, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आपको फुल फॉर्म पूछे यूआरएल का तो क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। और ये सबसे पहले 1994 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ये आपको नाम याद रखना है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। बहुत सारे कंप्यूटर फील्ड में इनके काम किए गए हैं। जैसे मैं आपको यूआरएल दिखाता हूं, जैसे अपना यूआरएल है फॉर एग्जांपल https है ना, www.swmg.in, इस तरह का अपना एक यूआरएल है। तो ये शुरू में जो HTTP है ये एक प्रोटोकॉल है, बेसिकली आपसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S शब्द का मतलब है यहाँ पे सिक्योर, क्योंकि आपको पता है सर्वर और क्लाइंट के बीच हैकर्स आ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए, चीजों को सिक्योर बनाने के लिए अब HTTPS आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। www. ये है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको बोलते हैं हम सब डोमेन, ठीक है ना। और जो जैसे SWMG है, जैसे गूगल है, ये सब क्या है? डोमेन के नाम है। और जैसे .com है, ये क्या है? TLD है, टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। जैसे .in है, ये टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि .in किसके लगता है? इंडिया के लिए लिखता है। .gov किसके लगता है? गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए लगता है। .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए लगता है। .org ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लगता है। .mil मिलिट्री के लिए लगता है। .com कमर्शियल बिजनेस के लिए लगता है। .net नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लगता है। ये भी आपसे पूछ लेते हैं, जैसे एक बार पूछ लिया .edu किसके लिए लगता है, तो ये तो बेसिक सी बात है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मैच करिए, और इसे कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। जैसे रियल टाइम वीडियो क्या होता है? सिंक्रोनस होता है, तुल्यकालिक होता है, हमने बात की। SMS टेस्ट करते हैं, वहां पे टाइम गैप आ जाता है, तो एसिंक्रोनस हो गया। बेसिकली यहां से ये क्वेश्चन हो जाता, लेकिन मैं आपको यहाँ डेसिमल से बाइनरी
चेंज करने की बात कर रहा हूं। मैं इतना इस वीडियो में बात करूंगा, वरना तो बहुत सारी बातें होती है, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, ठीक है, बहुत सारी बातें हम करते हैं। उसके बाद ऑक्टल की भी बात करते हैं, वैल्यू माइनस में दी हुई तो कैसे करते हैं, पॉइंट में दी हुई तो कैसे करते हैं, वो सारी बातें यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक बार डेसिमल से बाइनरी बनाना समझा देता हूं। जैसे 50 का आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको बाइनरी कैसे बदलेंगे? तो आप सीधा बाइनरी में बदलना है, 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग दिया, 25 आ गया, 25 दूनी 50, भाग पूरा पूरा चला गया, कोई रिमाइंडर या शेषफल नहीं बचेगा, तो इसके आगे 0 लिख दिया। फिर 2 का भाग दो 25 में, 12 दूनी 24 हो गया, 1 बच गया भाई, रिमाइंडर लिख दिया। फिर 2 का भाग दो 12 में, 2 छिके 12, ठीक है, पूरा पूरा भाग चला गया, कोई रिमाइंडर नहीं, 0 लिख दिया। 2 का भाग दो 6 में, 2 तिया 6, पूरा पूरा भाग चला गया, कोई रिमाइंडर नहीं, 0 लिख दो। 2 का भाग दो 3 में, तो 2 एक कम 2, और कितना बच गया? 1 बच गया, क्योंकि 2 आया तो 3 में से 2 गया, 1 बच गया। तो यहां से लिखना शुरू करो। ये 50 का बाइनरी नंबर है, क्या? 11, या नीचे से 110010, ये 50 का है। तो देखो 50 का यही आएगा, क्या? 110010, यही आया अपना, तो ये मैच हो गया। तो सीधा सा बात है, ये इसी का हो। अब आप 102 का निकाल के देखना, यही आ रहा है क्या? इसी विधि से 2 का भाग देते हुए जाना है, जो शेषफल बचे, 0 बचे तो 0 आगे लिख देना है, 1 लिखे तो 1 आगे लिख देना है, लास्ट तक आपको निकालते रहना है जब 1 1 ना आ जाए, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका, यानी कि 1 2 3 4 कहां पे है? थर्ड ऑप्शन में। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, है ना। आगे मैं बात करूं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास टाइम की इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमें थोड़ा 1 घंटे में खत्म करना है, और मैं आपको फिर सचेत कर रहा हूं, क्योंकि ये रिविजनरी बात हो रही है। हम डिटेल कोर्स लगभग 7 घंटे में पढ़ते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। हाँ, अब हम मालवेयर या मालिशियस सॉफ्टवेयर की बात करें। मालवेयर क्या होता है या मालिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है? आप याद रखना, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही तो है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते हैं, हमारे लिए खराब होते हैं हमारे सिस्टम के लिए, उन सारे सॉफ्ट को हम मालिशियस या मालवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि मालिशियस या मालवेयर सॉफ्टवेयर है ना, एक तरह से उन सारे सॉफ्टवेयर के लिए यूज होने वाली टर्म है जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, वॉर्म्स है, स्पाईवेयर्स है, ये बेसिकली सारे के सारे क्या है? रैंसमवेयर्स है। ये रैंसम मतलब फिरौती, कोई डाटा हैक करके आपसे फिरौती मांग लेता है, रैंसमवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हैकर्स होते हैं या साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं, बेसिकली वो मालवेयर को आप यूज करते हैं और अपने यूजर्स के सिस्टम को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं, यही करते हैं। तो मालवेयर या मालिशियस सॉफ्टवेयर आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है? ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को हार्म करते हैं, वो मालिशियस या मालवेयर होते हैं। जैसे मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि मैनी कंप्यूटर यूजर्स आर वरीड अबाउट मालवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 एग्जांपल्स ऑफ मालवेयर। कई कंप्यूटर उपयोगकर्ता मालवेयर के बारे में चिंतित है, तो निम्नलिखित कौन से मालवेयर के 2 उदाहरण हैं? देखो, एक तो वॉर्म है और एक वायरस है, सीधी सी बात है, बी और डी थर्ड ऑप्शन हो गया। अब आपको पता है फायरवॉल जो होता है वो तो प्रोटेक्ट करने के काम आती है, वो तो एक मालिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है। और रूटर या राउटर है, वो तो डाटा पैकेट्स को रूट प्रदान करती है, जैसे मॉडेम रूटर की बात करते हैं तो रूट प्रदान करता है, तो ये कोई मालिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं है। तो बी और डी इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ध्यान रखोगे? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसके बाद मैं बात करूं कुछ स्टोरेज डिवाइसेस की। आपको पता है, जैसे एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमें जो लैपटॉप है वो वजन में हल्के बनाने हैं, तो आप क्या करोगे? तो बेसिकली भारी क्या होती है? जैसे हार्ड डिस्क होती है, वो बहुत भारी होती है। आजकल पता है आपको, स्टोरेज डिवाइसेस के लिए एसएसडी कार्ड्स आ गए हैं। तो एसएसडी क्या करता है? बहुत हल्का होता है, काम वही होता है, उससे ज्यादा अच्छा होता है। तो बेसिकली ये स्टोरेज के लिए अलग अलग है। जैसे हार्ड डिस्क है, आपको याद रखना है, हार्ड डिस्क जो होता है या एचडीडी होता है, वो बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आपको पता है परमानेंट है, क्योंकि इसको ये थोड़ी पावर में लगा के रखते हैं तभी डाटा स्टोर रहेगा, ऐसा नहीं है। और इसमें एक याद रखना है कि ये मैग्नेटिक हेड होता है, इसमें चुंबकीय हेड होता है, इसीलिए भारी होता है। ये मैग्नेटिक हेड पे डाटा को स्टोर करता है बेसिकली, इसीलिए भारी होता है। अगर मैं बात करूं एसएसडी का, एसएसडी क्या है? एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है। ये मैग्नेटिक हेड पे नहीं होके इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होता है इसमें, है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव में। और ये अगर बात करें एक तरह से जो हार्ड डिस्क है उसका एक एडवांटेज है, हार्ड डिस्क से एक अपडेटेड वर्जन है, यूं कह सकते हैं। इसके अंदर हाई स्पीड होती है, अच्छा स्पीड करता है, रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी होती है इसमें, डाटा की सिक्योरिटी अच्छी होती है, और वजन में हल्का होता है एसएसडी, और स्मॉल होता है साइज में, इसीलिए एसएसडी का यूज आजकल बढ़ गया है, ठीक है। क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव है।
और उसके बाद हम ब्लू रे डिस्क की बात करें जिसको बीडी बोलते हैं, है ना। बेसिकली जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले सीडी आया, फिर डीवीडी आया, ब्लू रे ड्राइव या ब्लू रे डिस्क है। बेसिकली ये क्या है, जो भी एचडी क्वालिटी के वीडियोज हैं अगर वो शेयर करना है तो ब्लू रे ड्राइव में करते हैं। और ये जैसे हमने बात की हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक हेड है, एसएसडी में इलेक्ट्रॉनिक हेड है, ब्लू रे ड्राइव में कैसा है, यहाँ पे ऑप्टिकल चीजें यूज होती है, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क है ये। तो आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी ऑप्टिकल है, कौन सी मैग्नेटिक है, कौन सी आपको इलेक्ट्रॉनिक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपको जहां पे आपको दिखे डीवीडी सीडी इस तरह की चीजें दिखे तो वो सारा केस में होता है, ऑप्टिकल में होता है। तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है, इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, प्लीज ये ध्यान रखना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो हम आगे बात करें, कुछ स्कीम्स हैं हायर एजुकेशन और आईसीटी को मिला के, है ना। आपको पता है कहाँ का आईसीटी का यूज हुआ है, जैसे एनपीटीईएल है इंजीनियरिंग के लिए, आपको पता है ये लॉन्च की गई 2003 के अंदर, और इसमें लॉन्च करने के लिए 7 आईआईटीज थी। लॉन्च में कौन कौन सी, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की। और किसके साथ टाई अप था, आईआईएससी बैंगलोर के साथ, ठीक है। और मार्च 2014 के अंदर एनपीटीईएल ने सर्टिफिकेट देखना भी शुरू किया, सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। आपसे ये पूछा है क्या इसमें एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेशन मिलता है क्या, शुरुआत में नहीं मिलता था लेकिन मार्च 2014 से शुरू कर दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और ई ज्ञान कोश एक क्या है, ज्ञान कोश एक स्कीम है, वो इग्नू के द्वारा लॉन्च की गई, है ना। और ये इनिशिएटिव लिया गया 2005 के अंदर। इसके अंदर डिजिटल लर्निंग रिसोर्स डेवलप किए गए हैं, बेसिकली अपने जितने भी जो स्टडी के रिसोर्स हैं उनको डिजिटाइज किया गया, और ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था। ये याद रखना है, कब इनिशिएटिव लिया था, 2005 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी गया है कि ई ज्ञान कोश किसने शुरू किया, इग्नू ने शुरू किया। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि इग्नू कब बनी थी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, प्लीज ये बताना मेरे को, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद स्वयं की बात करते हैं। स्वयं का आपको फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये फुल फॉर्म है। आपको पता है ये एक मूक प्लेटफॉर्म है। मूक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। और मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़े लार्ज लेवल पे। और ये लॉन्च किया गया 9 जुलाई 2017 को। और ये आपको पता है इसमें बहुत सारी चीजें हैं स्वयं के में, और इसका फुल फॉर्म और ये सब याद है, क्या क्या चीजें इसमें, डिस्कशन फॉर्म भी होता है, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ये सब होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक आपको INF LIB NET के बारे में याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। INF का मतलब इंफॉर्मेशन, LIB का मतलब लाइब्रेरी, NET का मतलब नेटवर्क। सेंटर है गांधीनगर में, एक ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है ना, ऑफ यूजीसी का, ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये ध्यान रखना है। और it is a major national program initiated by UGC on 27 Feb 1991 as a projected under the IUCAA यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर astronomy and astrophysics. It became an independent inter-university center on 16th May 1996. और ये आपसे पूछ लेते हैं कहाँ है इसका सेंटर, गांधीनगर में है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स, मैं मैक्सिमम जो वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो एक रिवीजन के लिए बेहतर है, ठीक है। ई यंत्र आपको पता है साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, रोबोटिक्स स्कीम है, क्योंकि पार्ट्स दे दिए जाते हैं कि कौन इसको बहुत जल्दी बनाएगा। तो ई यंत्र गणित, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग सिद्धांतों को अच्छे से समझाने के लिए, रोबोटिक्स वगैरह के लिए ई यंत्र नाम से आप समझ ही पा रहे होंगे कि यंत्र बनाने की बात हो रही है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे फ्रेंड्स, चलो बहुत बढ़िया। और उसके बाद है एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। बेसिकली आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि जितनी भी हमारी लाइब्रेरी है उसको बेसिकली डिजिटाइज करना, है ना, बुक्स को डिजिटाइज करना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और, एक NAD भी है ना, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, ये भी एक स्कीम है, याद रखना, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। बेसिकली जितने भी हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी से कि हमने ये यहाँ से किया है, वो यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे डिजिटाइज कर दे उसको, हमारे सर्टिफिकेट को, तो वो है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्लीज ये याद रखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वही बात करेंगे, और कौन सी बात करेंगे, ये वाली बात कर लेते हैं।
और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको सब चीजें ठीक लग रही है तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपनी ड्यूटी समझते हैं, तो आप मैक्सिमम इस चीज को लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो सब्सक्रिप्शन होगा, और जितना मैक्सिमम लाइक होता है इससे देखो ठीक है, कुछ यूट्यूब देता होगा थोड़ा बहुत, वो कुछ ऐसा नहीं है उससे कि वो तो बहुत अलग चीज है, व्यू वगैरह पे बहुत बहुत कम चीजें होती है। लेकिन ये कि एक मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर चीज के लिए कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो हमें कैसे बताओगे, आप कैसे बताओगे, हम कैसे देखें कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो लाइक से ही हमें पता लगता है, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो हमें पता लगता है, लोग कहते हैं कि हाँ, तो हमें मोटिवेशन सबको जरूरत होती है, आप समझते हैं इस बात को। अब इस बात को आप ऐसे ले नहीं सर आप कहीं पैसों के लिए तो नहीं कर रहे, अरे ऐसा यहाँ से कुछ इतना नहीं होता है, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप किसी अपने और जानकार से पूछना बेसिकली। लेकिन हाँ, सब चीजें जरूरी है। पैसा भी देखो, कोई आराम से कमाना, ईमानदारी से कमाना, वो भी बुरा नहीं होता, वो भी अच्छी से, घर तो हमें भी चलाना है, तो सब चीजें मैटर करती है, ठीक है। और आपका मुझे नहीं लग रहा कि आप मैक्सिमम शेयर करोगे, उसको करोगे तो कोई पैसा तो शायद आपसे लेगा नहीं। अब मैं पैसे यहाँ लगते हैं, अगर आप वेबसाइट से आते हैं और आपको मैनेज्ड वे में प्रॉपर क्रैश कोर्स चाहिए फ्रेंड्स, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है। इस पे कंप्लीट क्रैश कोर्स अगर आप चाहते हो कि मैनेज्ड वे में, और वो क्रैश कोर्स वही स्टूडेंट ज्वाइन करे फ्रेंड्स जिस स्टूडेंट को ये लगता है कि मुझे एक अब फास्ट रिवीजन लेना है, तो आप इसको 10 की 10 यूनिट्स का एक रिवीजन ले सकते हो 599 में। और अगर चाहिए आपको कि अभ्यास बैच, आप 500 से ज्यादा क्वेश्चन भी साथ में प्रैक्टिस कर लें, PYQs, तो अभ्यास बैच के नाम से है ये भी 599 में है। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। और कोई स्टूडेंट ये चाह रहा है कि मैं दोनों चीज बहुत अच्छे से करूं, मेरा क्रैश कोर्स भी अच्छे से हो जाए, यानी कि थ्योरी वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए, क्वेश्चंस भी हो जाए, तो इसके लिए कॉम्बो पैकेज है 999 में। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको मैं बता दूं, अगर डिटेल्ड कोर्स आपको चाहिए नेक्स्ट बैच के लिए, तो वो भी हमारी वेबसाइट www.swmg.in या मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपको टोटल रिकॉर्डेड भी डिटेल की मिल जाएगी अभी से, अगर आप ज्वाइन करते हो, और आगे तक हम उसको लाइव भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपका अगर पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है या पेपर 2 एजुकेशन है फ्रेंड्स, तो उसके लिए 1999 के अंदर आपको 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स, आप किसी भी समय उनको देख सकते हो इस सेशन के लिए, जून एग्जाम के लिए। और ऐसे ही पेपर 2 एजुकेशन के लिए हमारी वेबसाइट www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे जाके। तो आप लोगों को लास्ट में मैं तो यही कहूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, अपने चित्त को शांत रखें और चीजों को आराम से करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में चीजें नहीं करनी है, और जितनी भी चीजें पढ़ाए उसको 2-3 बार देखने की कोशिश किया करो, और ऐसे शॉर्ट नोट भी बनाया करो जिससे बाद में रिवीजन में आपको हेल्प मिले। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।